हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ भर्ती और करियर क्लासेस। एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। 12 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। समय बहुत कम है, लेकिन इतने कम समय में भी अगर आप सही स्ट्रैटेजी पे काम करें तो पेपर क्रैक करना पॉसिबल होता है। सही स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? देखिए, हर एग्जाम की बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें एमपी कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो 2022 1 फरवरी का जो पेपर था, उसकी पहली शिफ्ट का पेपर मैं आज आपको सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनको सॉल्व करने की सही अप्रोच क्या हो सकती है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, और जिसकी भी शिफ्ट में पहला क्वेश्चन में फंसा होगा, बच्चे को बहुत टाइम लग गया होगा। देखिए इसको सॉल्व करना कैसे चाहिए, मैं सही अप्रोच के साथ आपको लेके चलता हूँ। प्रश्न की भाषा देखिएगा। इनटू का मतलब है पहले वाले दूसरे वाले की बहन है, माइनस का मतलब है पहले वाले दूसरे वाले की माँ है, प्लस का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, और इक्वल का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। अब हमें रिलेशन ही दिखाना है कि क्यू एम का मामा है। भाई क्यू एम का अगर मामा है तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आप डायरेक्ट एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम और क्यू लगे लगे हैं। लगे लगे हैं, हम लोगों ने जितने भी ऑप्शन देखे उसमें भाई बहन माँ ये वाले रिलेशन है, तो पास पास में मामा का रिलेशन तो बनना पॉसिबल ही नहीं था। और आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी की बात करें तो देखिए यहाँ पर एम है, एम के साथ एस का रिलेशन इनटू का, और इनटू का मतलब था पहले वाली दूसरे वाले की बहन है, तो यहाँ पर एम एस की बहन बनेगी। ठीक है, हमें चल जाएगा, क्योंकि हमें क्यू एम का मामा चाहिए तो मतलब क्यू का जेंडर प्लस चाहिए, है ना। तो मैं केवल ये देखना चाह रहा था कि कहीं ऐसा हो कि हमें जेंडर पता चल जाए तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। प्लस की बात करते हैं तो प्लस का अर्थ है पहले वाले दूसरे वाले का भाई है, मतलब यहाँ से भी क्यू आर का भाई है तो क्यू का जेंडर तो प्लस बनेगा, है ना। और पहले हमें क्या मिला था, इनटू का मतलब ए बी की बहन है, मतलब एम एस की बहन है। तो इस केस में भी क्यू का जेंडर क्योंकि हमें प्लस चाहिए तो आंसर आ सकता है। अब कौन से ऑप्शन के साथ स्टार्ट करूं, तो भाई पी बी वाले ऑप्शन के साथ प्रेफर कीजिए, क्योंकि क्यू एम का मामा है। क्यू अगर एक जनरेशन ऊपर होगा तभी मामा बनेगा। देखिए प्रायोरिटी पे इसको सॉल्व करेंगे, करते हैं। इक्वल, इक्वल का अर्थ क्या था, पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, मतलब पी जो है वो पिता है इसके, क्यू के। फिर क्या बोलता है, प्लस आर, और वही प्लस का मतलब था पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, मतलब क्यू भाई है इसका, आर का। फिर आता है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है, पहले वाले दूसरे वाले की माँ है, मतलब आर माँ है किसकी, एस की। फिर आता है इनटू, इनटू का मतलब पहले वाले दूसरे वाले की बहन है, मतलब एस जो है वो बहन है किसकी, एम की। तो क्या यहाँ से निकलेगा क्यू एम का मामा है, बिल्कुल निकलेगा। आर जो है वो एम की माँ है, और माँ का भाई मामा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, एग्जाम में इस क्वेश्चन को एनालिसिस करके फिर ही सॉल्व करें, वरना बहुत ज्यादा टाइम आपका ये क्वेश्चन ले सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेहतरीन और आसान सा प्रश्न, फ्री के नंबर देके जाता है। कौन सा आरेख बंदूक, चाकू और आग्नेय अस्त्रों के बीच सबसे अच्छे संबंधों को दर्शाता है? भाई आग्नेय अस्त्र का अर्थ ऐसे अस्त्र जिनके लिए किसी प्रकार की अग्नि का उपयोग हो, जैसे कि तोप, उसमें आग का इस्तेमाल होता है। बंदूक, बंदूक भी जब चलती है तो उसमें बारूद या आग का इस्तेमाल होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोगों को इनका संबंध दर्शाना है तो चाकू में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल नहीं होता। कोई बीड़ी पी के चाकू मार दे तो वो बात अलग है, लेकिन वो आग्नेय अस्त्र की श्रेणी में नहीं आता। तो चाकू का गोला हमें दूर बनाना होगा, तो देखिए चाकू का गोला दूर बना हुआ है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आग्नेय अस्त्र और बंदूक के बीच ये रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि आग्नेय अस्त्र कई सारे हो सकते हैं, उन्हीं में एक अस्त्र हमारा बंदूक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, उस अक्षर युग्म का चयन करिए जिसका संबंध प्रश्न में दिए गए समान संबंध से है। तो जिस प्रकार से मुद्रा शास्त्री का संबंध सिक्के से है, उसी प्रकार से डाक टिकट सूची का संबंध टिकट से है। मुद्रा शास्त्री वो जो सिक्के इकट्ठे करे, तो डाक टिकट सूची वो जो टिकट इकट्ठे करे। देखिए आंसर देते वक्त एक बार मेरा विचार इस पे भी गया था, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ये है। मैं सही आंसर निकाल पाया इंग्लिश का वर्ड पढ़ने के बाद, हिंदी के वर्ड से मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मिल नहीं रही थी। तो आप इंग्लिश हिंदी अगर दोनों पढ़ें तो आपके लिए इजी होगा। हाँ जी, एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारे सामने है। ए प्लस बी का अर्थ, ए माइनस बी का अर्थ, इनटू का अर्थ, डिवाइड का अर्थ, इक्वल का अर्थ दे रखा है।
हमसे ये पूछा है कि c प्लस डी डिवाइडेड बाय जी का अर्थ क्या है। चलिए, प्लस का मतलब होता है पहला वाला दूसरे वाले का पुत्र है, मतलब भाई c जो है वो पुत्र है किसका, d का। डिवाइड का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, मतलब d जो है वो भाई किसका भाई है, g का। g का जेंडर हमें पता नहीं चला, देखते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। जी जो है वो सी की आंट है। अब भाई जी सी की आंटी है या अंकल है, इसकी क्लैरिटी नहीं है। भाई का भाई या बहन दोनों हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, सी जी की भतीजी है, तो भाई सी तो जी का भतीजा है, ये आंसर कभी नहीं होगा। डी जी का भाई है, डी जी का भाई है, ये हमारा डेफिनेटली सही है। और क्या था, जी डी की बहन है, भाई फिर से वही बात, जी का जेंडर हमें नहीं पता, तो चारों ऑप्शन में से जो 100% सेटिस्फैक्टरी ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहते हैं संख्याओं या अक्षरों की एक निश्चित श्रृंखला दी गई है जिनमें एक श्रृंखला खाली। आपको यह तय करना है कि मूल रूप से उस श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित रिक्त स्थान में उत्तर की कौन सी वैकल्पिक श्रृंखला का उपयोग किया जाएगा। चेक करते हैं श्रृंखला किस तरह से चल रही है। ए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले नंबर पर आता है, ई का नंबर 5 होता है, आई का नंबर 9 होता है, एम का नंबर 13 होता है। इनमें रिलेशन क्या चल रहा है, +4 +4 +4, तो अगला होना चाहिए +4। 13 में 4 जोड़ूंगा 17, और 17 नंबर पर क्यू होता है, तो मेरा वो ऑप्शन सही होगा जो क्यू से स्टार्ट हो रहा है। ये लो जी, सारे के सारे क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन पे एक बार ध्यान देना चाहिए था। चलिए नंबर देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। तो भाई क्यू से स्टार्ट होना चाहिए और 23 पर खत्म होना चाहिए, वो ऑप्शन मेरा ए है, इसलिए इसका सही आंसर ए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसके जो नीचे दिए गए ऑप्शन थे वो सटीक मुझे नहीं लग रहे थे। अगला प्रश्न अगेन फ्री का नंबर, कहता है उत्तर आकृति प्रश्नाकृति को पूरा करेगी। तो भाई प्रश्नाकृति में क्या गायब है, यहाँ पर आपका सर्कल होना चाहिए, मतलब सर्कल पूरा करे वो फिगर जोड़ना चाहिए, और यहाँ पर आपकी इस तरह की आकृति जो इस डायमंड शेप को पूरा करे वो होनी चाहिए, और नीचे की तरफ एक ट्रायंगल चाहिए। तो भाई ये आकृति मुझे दिखती है ऑप्शन नंबर ए में, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिस प्रकार से इस आकृति का संबंध दूसरी वाली आकृति से है, तो इस आकृति का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो फिगर है ये ऊपर चला गया है, बाकी सब कुछ लगभग एक जैसा ही है, तो सेम इसी प्रकार से ट्राइंगल जो है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो ट्राइंगल के ऊपर की तरफ की चोंच है ये नीचे आ जानी चाहिए। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर वाले जो फिगर हैं वो ऐसे कैसे थे, मतलब बाहर यहाँ पर हमें षटकोण मिल रहा है, त्रिभुज तो हो नहीं सकता, षटकोण इन दोनों में है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज ऊपर है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इसमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी क्वेश्चन की, इसलिए मैंने छोड़ा है। एक ये क्वेश्चन ऐसा था जिसपे थोड़ा सा मुझे डाउट था, चीजें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, लेकिन फिर भी बेस्ट पॉसिबल आंसर हमें ढूंढना था। क्वेश्चन की डिमांड है अभिभावक, पायलट और गरीब लोग। तो भाई जो अभिभावक है वो पायलट हो सकते हैं, और अभिभावक गरीब लोग भी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा बनना चाहिए कि अभिभावक, कुछ अभिभावक पायलट होते और कुछ अभिभावक गरीब होते। लेकिन अगर मैं बेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे ढूंढना चाहूँ दिए गए चार में, तो वो डी सही लगता है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि भाई कुछ पायलट जो है, मतलब ये वाला हिस्सा जो अभिभावक, पायलट और गरीब तीनों का कॉमन है, ये वाले पायलट गरीब हैं। तो पायलट गरीब है, अगर पायलट किसी का सब नेम है और वो गरीब है तो चल जाएगा, लेकिन जो एरोप्लेन उड़ा रहा है वो गरीब है, ये बात पचाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये वाला ज्यादा सटीक होना चाहिए था, पर क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया, तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हमें चूज करना था वो ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन देखने में आसान, लेकिन कई बच्चे इसको एग्जाम में गलत कर आ गए थे, और उस गलती का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये आकृति एक आयत है तो आप सरासर गलत हैं, ये आयत नहीं है बेटा, ये वर्ग है। आयत मतलब वो फिगर जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी ना हो, इस बेसिस पे हमें आयत गिनने थे। चलिए गिनते हैं। एक तो मुझे ये दिखता है, ठीक, इसके बाद अगर मैं इसको आधार बनाऊं तो 2 3 4,
4 आयत तो ये हो गए, है ना, 4 आयत हमारे ये बन गए। इसके बाद इसको छोड़ के हम लोग इसको आधार बनाते हैं। जब मैं इसको आधार बनाऊंगा तो 5 6 मतलब 2 और हमारे यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसको आधार बनाता हूं तो एक ये और बन जाएगा, मतलब एक और 4 2 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन वैसे भी ऐसे थे कि अगर आप गलती से इसको आयत मान लेते तो आपके नंबर ऑफ आयत बहुत ज्यादा हो जाते, तो इसने आपको यहाँ पर बचा लिया। लेकिन परीक्षा में गलती मत करिएगा बेटा, ये फिगर जो है ये बेसिकली आपका वर्ग है, आयत नहीं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। हाँ जी, इस प्रश्न को देख लेते हैं। अगेन 3 के नंबर, आसान सा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या फिर अक्षरों को चुनिए। तो 7 से 24 कैसे आता है? 7 से 21 और 3 24, ये 3 मिसप्रिंट है। 11 से 36 कैसे आता है? इंटू 3 प्लस 3। 17 से 54 कैसे आता है? इंटू 3 प्लस 3। लेकिन ये गड़बड़ है क्योंकि बन रहा है इंटू 3 प्लस 5, इसलिए आपका आंसर मतलब ये विषम है। आपको जो टिक लगाना था वो सी लगाना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म चुनिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस पैटर्न पर आते हैं और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग अगर लगा दे तो हम लोग अटक जाते हैं। इसका सही जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 1 से 0.75 मतलब संख्या छोटी हुई, एक बार फिर से संख्या छोटी हुई और यहाँ पर संख्या 0.5 से 1.25 मतलब बढ़ गई। यहाँ पर देखिए संख्या छोटी हुई, संख्या छोटी हुई, संख्या बढ़ गई, जबकि यहाँ पर आपकी जो संख्या है वो बड़ी हुई, फिर संख्या छोटी हुई, फिर संख्या बड़ी हुई। तो ये सिमेट्रिकल नहीं चल रहा। इसमें देखिएगा संख्या छोटी हुई, संख्या छोटी हुई, संख्या बढ़ गई। तो ये वाला आपका विषम जाएगा जहां पर संख्या बड़ी छोटी बड़ी हुई, जबकि बाकी सब में 2 बार संख्या छोटी हुई है फिर बड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन प्रश्न, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है? भाई ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रॉ करते हैं, निकालना ये है निश्चित रूप से सत्य नहीं। देखिए स्पीड में मैं इसलिए मेंटेन करके चल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचा पाऊँ कम से कम टाइम में। अब इनको पढ़ेंगे कब? भाई जब भी खाना वगैरह खाने बैठे वीडियो लगा लीजिएगा, एक सुबह एक शाम को, तो एक दिन में आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इंटू 2 मतलब 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप मेरे लेक्चर्स 30 दिन भी देखते हैं तो लगभग 1500 क्वेश्चन से 2000 क्वेश्चन जितने भी दिन आपकी एग्जाम होती है इतने आपको मिलने वाले हैं। मैं स्पीड इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ कि आपका समय खराब ना हो, बेसिकली प्रैक्टिस सेशन से। हाँ जी, ए जो है वो बी और के का भाई, तो भाई ए भाई है मतलब प्लस है, किसका? बी का भी और के का भी। डी बी की माता है बेटा, अब डी बी की माता है तो पक्की बात डी ए की भी माता है। ई ए का पिता है, ये लीजिए ई ए का पिता है। प्रश्न की क्या डिमांड है? कौन सा निश्चित रूप से असत्य? बी के का भाई, तो भाई बी के का भाई है, निश्चित रूप से असत्य नहीं है। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ए के का पिता है, अब बेटा ए के का पिता है ये निश्चित रूप से असत्य है क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए जो है वो के का भाई है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए डी का पुत्र है तो ए डी का पुत्र है, ये तो सही है। डी की पत्नी है, डी की पत्नी, ये भी सही है। भाई ये दोनों सही है, पहले वाले के बारे में श्योरिटी नहीं है, इसलिए ये आपका डेफिनेटली गलत है, आपको आंसर ये लगाना था। अगला प्रश्न, अक्षरों के उस युग्म को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। भाई भिन्न कैसे बनेंगे? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको नंबर याद होने चाहिए। ए पहले नंबर पर आता है, डी चौथे पे, जी सातवें पे, एम आता है 13, पी 16, टी 20, के आता है 11, एन 14, क्यू 17, ई 5, एच 8 और के 11। यहाँ पर देखिए 3 3 का गैप है, 3 3 का गैप है, 3 3 का गैप है, जबकि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 का गैप है। मतलब सी आपका सही जवाब होना चाहिए क्योंकि ये अन्य से भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। शानदार प्रश्न, फ्री के नंबर, बस ध्यान से पढ़ के आंसर लगाना है। क्या है? दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन हैं। कथनों का क्रमित युग्म चुनिए जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। और भाई मुख्य कथन जो है वो ये है, क्या कहता है? अगर मैं अपना गृह कार्य समय पर करता हूं तो मेरा इलाज किया जाएगा। ये पता नहीं किसने ट्रांसलेशन करा है, क्योंकि इंग्लिश में देखिए क्या लिखा था,
इफ आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम आई विल बी ट्रीटेड। तो आई विल बी ट्रीटेड का मतलब होना चाहिए था भाई कोई पार्टी मिलेगी, कुछ खाने पीने को मम्मी पापा देने वाले हैं। यहाँ तो देखो हिंदी में बाजा ही बजा दिया, उसका इलाज किया जाएगा, मतलब भाई आज तो कुटने वाला है, ऐसा साउंड करता है। पर चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न सॉल्व करना तो प्रश्न तो हम लोग सॉल्व कर ही देते हैं। उसने ऑप्शन दिया पहला ए और सी। पहला क्या बोलता है, अच्छा ये मैं नहीं होना चाहिए ना, मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया, मेरा इलाज किया गया था। ये जो मुख्य हमारा कथन है उसके साथ रेलेवेंट बैठता है। बी और सी देखते हैं, मैंने अपना गृह कार्य समय पर नहीं किया, मेरा इलाज नहीं किया गया था। तो भाई ऐसी कोई जानकारी हमें दी ही नहीं है कि अगर आप गृह कार्य समय पर नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होने वाला है। वो तो केवल इतना सा कहता है कि गृह कार्य समय पर करो तो आपको ट्रीट मिलेगी, है ना। तो ये नहीं वाली के बारे में हम लोग नहीं बता सकते, ये ऑप्शन एलिमिनेट। डी और ए, डी क्या बोलता है, मेरा इलाज नहीं किया गया था। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, इसका कोई रेलिवेंस बनता नहीं है, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो क्या होने वाला है इसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर आप पढ़ें भी तो मेरा इलाज नहीं किया गया था, मैंने अपना गृह कार्य समय पर किया। भाई गृह कार्य समय पर किया और ट्रीट में भी बच्चा रो रो के ना जान निकाल देता है, इसलिए ये वैसे भी सही नहीं है। सीओडी पे चले, मेरा इलाज किया गया था, मेरा इलाज नहीं किया गया था, कहीं से कहीं तक नहीं बैठता, इसलिए जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेम ऊपर लिखा हुआ, मैं सीधा यहाँ से आ जाता हूँ। विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय के बारे में शोध करना होगा। विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, आपको विश्वविद्यालय के बारे में शोध करना होगा। ए और सी मुझे डायरेक्ट दिखता है, ऑप्शन नंबर ए एक बार फिर से हमारे सामने है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, पहला प्रश्न मैंने आपको पूरा एनालाइज करके बताया था। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, जगह या तो रिसोर्ट है या एक स्पा। इसका मतलब अगर जगह रिसोर्ट हो तो स्पा, अगर भाई रिसोर्ट होगी तो स्पा नहीं होगी, और अगर स्पा होगी तो रिसोर्ट नहीं होगी, ऐसा ना। चलिए इस बेसिस पे सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोलता है, जगह एक रिसोर्ट है। अगर जगह एक रिसोर्ट है तो उसके साथ होना चाहिए जगह स्पा नहीं है। क्या ए और डी हमारे पास ऑप्शन है, भाई ए और डी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन डी और ए हमारे पास ऑप्शन है जो कि ये कहता है जगह स्पा नहीं है। अगर जगह स्पा नहीं तो भाई 100% जगह एक रिसोर्ट होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। मतलब जो रिलेशन, जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध हमें इसके आगे चाहिए। तो भाई क्या संबंध है, देखिए कोने वाले एलिमेंट बहुत क्लियर दिखते हैं, ए बी सी सी डी ई। तो इसी प्रकार से सी डी ई और एफ जी एच, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर होगा वो ई से स्टार्ट होगा, एच पर खत्म होगा। तो ई एच यहाँ है, ई एच यहाँ है, सी और डी हमारे कभी भी आंसर नहीं होंगे। अगर इन दोनों ऑप्शन में देखूं तो एस और आर निकाल लेता हूं मैं कि एस कैसे आने वाला है। तो भाई देखिए उल्टा चल रहा है ये, डब्ल्यू एक्स और यू वी डब्ल्यू, मतलब पहले हम लोग इधर से गए थे +2, अब की बार रिवर्स आ रहे हैं +2, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फॉरवर्ड -2 है, क्यों ना हम लोग रिवर्स आ जाए। टी हमारे पास 20वें नंबर पर होता है, उधर से आएंगे तो उधर हमें चाहिए 18 नंबर, 18 नंबर मतलब हमें चाहिए आर, ये हो गया हमारा आर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना था, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। मतलब जिस प्रकार सेब और फल का संबंध है वैसे ही हमें निकालना है। तो बहुत क्लियर दिखता है, जिस प्रकार से सेब एक फल है उसी प्रकार दोपहर का भोजन एक प्रकार का भोजन है। अंगूर एक प्रकार की शराब नहीं है, आप मानते हो तो बात अलग है। कलम एक प्रकार की नोक नहीं है, हिमपात एक प्रकार की बर्फ नहीं है, हिमपात में बर्फ गिरती है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया शानदार रैंकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन है। इन अ रो ऑफ 28 बॉयज, हिंदी में पढ़ेंगे, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 19वां और बी दाएं छोर से 13वें स्थान पर, ए और बी के मध्य कितने लड़के खड़े हैं, ये प्रश्न मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। आधे से 1 मिनट आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आता। मान लीजिए एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 लोग खड़े, ए बाएं छोर से तीसरा है और दाएं छोर से भी तीसरा है ना। तो कुल कितने बन जाएंगे, 3 और 3 6। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दायां मतलब राइट,
बायां मतलब लेफ्ट, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा टोटल से एक ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? जब मैंने लेफ्ट से गिना तो भी एक काउंट हुआ 1 2 3, राइट से गिना 1 2 3 तो भी एक काउंट हुआ। अब ये 2 बार काउंट होगा तो एक तो ज्यादा आएगा ही ना। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रैंकिंग के आपके एक से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अप्लाई करते हैं। ए जो है बाएं छोर से 19वां है, तो भाई लिखा मैंने ए बाएं छोर से 19वां। कुल कितने लोग हैं? 28, है ना। अगर 28 लोग हैं तो दाया बायां जोड़कर 28 से एक ज्यादा मतलब मुझे 29 बनाना है। तो अगर ए बाएं छोर से 19 है तो बेटा दाएं छोर से 10 होगा, तब तो ये दोनों मिलकर मेरे 29 बनेंगे। और क्या बोलता है? बी दाएं छोर से 13वां है, बी जो है दाएं छोर से 13वां है। ए दाएं छोर से 10वां, बी दाएं छोर से कितना? 13वां। गलत लिख दिया था। चलिए प्रश्न की डिमांड देखते हैं। ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य कितने लड़के हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न हो गया। भाई दाएं छोर से 10वां है, इसके बीच में 11वां और 12वां दो लोग बैठे होंगे। लो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। फिर से एक बार रैंकिंग का प्रश्न, आसान सा प्रश्न देखिएगा। 22 लड़कियों की एक पंक्ति में एक्स दाएं छोर से 19वें स्थान पर है। तो भाई एक्स दाहिने छोर से 19वें स्थान पर है, और अगर 22 लड़की हैं तो जैसा अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, इन दोनों को जोड़कर 23 बनना चाहिए। कहां से बोला? दाएं छोर से 19 है तो बाएं छोर से ये चौथा होगा। ये डन हो गया। वाई बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो भाई वाई जो है वो बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। एक्स और वाई के बीच में कितनी लड़कियां हैं? तो भाई ये 21वें स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, तो इनका अंतर निकालिए। 21 माइनस 4 17, और उसमें एक और कम कर दीजिए, इनके बीच 16 लड़कियां होंगी। ऑप्शन जो है वो सही नहीं है ना, क्वेश्चन में एरर थी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 21 में से बेटा जब मैंने 4 माइनस करा तो ये चौथी लड़की तो बाहर हो गई, लेकिन y को मैं तब तक गिन रहा था। प्रश्न की डिमांड ये है कि इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, मतलब ना तो x को गिनना है ना ही y को, इसलिए मैंने 21 माइनस 4 17 और उसमें से एक और कम करा। सही आंसर आपका 16 होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, डायस फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। दो डॉट वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने डॉट होंगे? तो देखिए जब बहुत सारे फिगर्स आ जाते हैं ना तो उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अगर मैं इसमें लेके चलता हूं तो तीसरा और चौथा डायग्राम में अगर एक बार देखूं तो भाई 5 4 6 5 3 2, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको दो पासे दो डायस ऐसे मिल जाएं जिनमें एक ही संख्या कॉमन है, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है? 5, तो आप लिखेंगे 5। घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, इस वाले में 5 के बाद 3 2, 5 के बाद 5 के सामने मत लिखना भाई, नीचे लिखना 4 और 6। तो यहां से नियम कहता है कि 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या बचता है? एक 5 के विपरीत होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं तो यूट्यूब पे मेरे वीडियो पड़े हैं, पूरा डायस बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, वहां जाकर आप देख लीजिए। चलिए प्रश्न पर आते हैं। दो के विपरीत कितने होंगे? तो भाई दो के विपरीत होंगे 6। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से वही प्रश्न है जो पिछला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा, वही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इस रूल का नाम ही बहुत टेडियस है, काम तो बहुत बढ़िया है। इस रूल को कहते हैं हिंदी में वर्ग चक्रीय घूर्णन का नियम, इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। गोली मारिए नाम को, काम पे ध्यान दीजिए। जब भी दो डायस में अगर एक एलिमेंट कॉमन है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम इधर आएंगे। भाई इन दोनों में क्या कॉमन है? हम देख पा रहे हैं M1 कॉमन है, M1 कॉमन है। घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, इधर लिख देंगे M2 और उसके बाद लिख देंगे हैश। M1 के सामने कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे M3 और उसके बाद लिखेंगे स्टार। क्या पूछता है? स्टार के विपरीत कौन है? तो बेटा स्टार के विपरीत हैश है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से बेहतरीन प्रश्न हमारे सामने। स्ट्रैंडेड का कोड ये दे रखा है, तो माइग्रेंट का कोड क्या होगा? बेटा एस आता है 19वें नंबर पर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और वाई आता है हमारा 25 नंबर पर। तो यहाँ से मुझे बहुत क्लियर वैसे दिख जाता है कि भाई +5 है, +5 है। अब मैं लिख के समय खराब नहीं कर रहा, एक आधा और देख लेता हूँ। डी जो है आखिरी वाला वो मेरा 4 नंबर पर आता है, आई आता है 9वें नंबर पर, तो ये भी +5 है। इसका मतलब
जितने भी अक्षर लेटर्स यहाँ पर हैं उन सभी में 5 जोड़कर एक कोड ला रखा है। तो माइग्रेंट में भी हमें ऐसे ही करना है। माइग्रेंट में अगर ऐसे करना है तो मजदूरों की तरह मेहनत नहीं करना, पूरा कोड निकालने नहीं बैठना। M 13 है ना, और 13 और 5 क्या होता है 18। 18 कोड होता है R का। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी कभी आंसर नहीं होगा। पहला निकाल लिया मैंने, मैं आखिरी निकालूंगा Y Y और T। आखिरी मेरे पास T है, T मेरे पास 20 नंबर पे है, 20 और 5 25 होता है, तो लास्ट लेटर मेरा Y होना चाहिए। इसका मतलब कि ये T भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये दो बचते हैं, इसमें T और Y है, इसमें S और Y है। तो N जो आता है वो मेरा आता है 14 नंबर पर। 14 और 5 19 होता है, और 19 होता है S। 19 अगर मेरे पास S होता है तो बेटा ये मेरा सही जवाब है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक बार फिर से सिलोजिज्म न्याय निगमन का बेहतरीन प्रश्न। प्रश्न क्या है, सभी गायें दूध है और सभी दूध मक्खन है। बस प्रश्न खत्म। निष्कर्ष देखते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, कुछ मक्खन दूध है, तो भाई कुछ मक्खन दूध है सही है, कुछ दूध गायें हैं, कुछ दूध गायें हैं सही, सभी मक्खन दूध है ये बात सही नहीं है, और सभी दूध गायें हैं ये भी सही नहीं है। तो उत्तर बनेगा 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन में चलो तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सीरीज पूरी करनी थी, बेहतरीन सीरीज थी। देखिए ए का ग्रुप चल रहा है, फिर बी का ग्रुप चल रहा है, फिर अचानक से सी का ग्रुप आया, फिर डी लिखा हुआ आया, फिर सी लिखा हुआ आया, फिर बी लिखा हुआ आया, और यहाँ से मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि 4 सी है। तो क्या यहाँ पर 4 ए हो सकते हैं? अगर 4 ए हो तो पहले ब्लैंक में मुझे ए लिखना चाहिए, दूसरे ब्लैंक में मुझे 3 बी तो ये हो गए, 1 बी और 4 बी होने चाहिए। 4 सी ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या होना चाहिए डी। अगर मैं डी लिखता हूँ तो बेटा 4 डी बन जाएंगे। ये 3 सी है, 1 सी और 4 सी हो जाएंगे, यहाँ पर बी होना चाहिए जिससे 4 बी बन जाएंगे। तो आंसर बनना चाहिए ए बी डी सी बी। ए बी डी सी बी, ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए, इस सीरीज में कुछ एरर थी इसलिए मैंने छोड़ा। इस प्रश्न पर आते हैं। अगेन फ्री के नंबर, जल्दी से आने वाले नंबर देखो। 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, अगला होगा 12 का स्क्वायर मतलब 144, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर पानी को दूध कहा जाए, दूध को रक्त कहा जाए, रक्त को चाय कहा जाए, चाय को शाही कहा जाए, और शाही को शीतल पेय कहा जाए, तो हम कलम में क्या भरते हैं? भाई हम कलम में शाही भरते हैं, और शाही को कहता है शीतल पेय। शीतल पेय मतलब ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से फ्री के नंबर है। चल, ये शानदार प्रश्न। एक पंक्ति में 5 घर हैं और घर हैं ए बी सी डी ओ। ए बी के दाईं ओर, मतलब अगर बी यहाँ होगा तो बी के दाईं ओर ए होगा, और जो ए है वो सी के बाईं ओर है, मतलब ए जो है सी के बाईं ओर होगा। देखिए मैं बहुत स्पेसिफिकली साइन लगा रहा हूँ कि ये जो ए है वो बी के संदर्भ में चल रहा है, ये ए जो है वो सी के संदर्भ में चल रहा है। आगे क्या बोलता है, ओ ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर ओ है। अब वो कहाँ है उसका हमें निश्चित तौर पे नहीं पता। बी डी के दाईं ओर है। अब बेटा जो बी है ना वो डी के दाईं, मतलब डी यहाँ बनाऊंगा तो डी के दाईं ओर बी बनेगा। प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा घर मध्य में? अभी कौन सा घर मध्य में है ये पता लगाने के लिए मेरे साथ एक बात तो पक्की है कि डी बी ए, हमें ये नहीं पता कि ओ और सी की स्थिति क्या है, क्योंकि ओ सी के दाईं ओर है। ए जब सी के बाईं ओर है तो मैं कह भी सकता हूँ कि सी ए के दाईं ओर है। तो डी बी ए का तो अरेंजमेंट फिक्स है, ओ सी ऐसे भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से सी ओ ऐसे भी हो सकता है। और दोनों ही स्थिति में मैं देख पाता हूँ कि मध्य में जो घर होगा वो ए होगा, मतलब मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं। भाई ब्रैकेट का कोड दिया, डियर का कोड दिया, ट्रेड का कोड दिया। देखिए बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, आप इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि ना लगाएं। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक से ज्यादा इस प्रकार के शब्द आपको दिए हैं और नीचे ट्रेड का कोड पूछ रहा है, तो सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या ट्रेड में वही लेटर्स हैं जो ब्रैकेट और डियर में है। तो ऑटोमेटिकली जवाब आएगा हाँ। देखो टी यहाँ मिलता है, आर यहाँ मिलता है, ए यहाँ मिलता है, डी यहाँ मिलता है, ई यहाँ मिलता है। तो ट्रेड के सभी लेटर ब्रैकेट और डियर से ही बनेंगे। तो जो कोड सामने दिए हैं वैसे के वैसे कोड उठा के आपको कॉपी करने हैं। अब क्या ये लॉजिक सही है, ये कैसे पता करेंगे? बेटा देखो,
आर यहाँ पर सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर 3, यहाँ पर आर आखिरी है, यहाँ पर आखिरी में 3 है। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो एकदम से सही है। चलिए ट्रेड का कोड निकालना है। आखिरी दो शब्द डी है, यहाँ पर पहले दो शब्द डी है, तो कोड जो है वो 68 होना चाहिए। आखिरी में 268 होना चाहिए, ये आंसर कभी नहीं बनेगा। हाँ जी, तो 68 में लिख देता हूँ। मुझे कोड निकालना है टी का। टी यहाँ पर आखिरी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 5, ठीक है 5 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब 5 से स्टार्ट होगा, बी भी आंसर नहीं होगा। दूसरा लेटर 9 और 3 में से कोई एक निकल आएगा, आर। आर जो है उसका कोड क्या होना चाहिए 3, तो फिर दूसरा कोड 3 होना चाहिए, तो सी मेरा सही जवाब है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। डव टेल, तो भाई टेल तो बनाया जा सकता है, टी ए एल ई, तो टी ए एल ई ये भी बनाया जा सकता है, टी टी ई ए ये तो मिलेगा, लेकिन इसमें एम गायब है, इसलिए ये वाला नहीं बनाया जा सकता। आपको जो आंसर चूज करना था वो करना था ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। इसका मतलब ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी बाद उसके बाद आता है, इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट करने थे। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ उल्टी थी। लेकिन देखिए डी आई डबल एफ डी आई डबल एफ डी आई डबल एफ डी आई डबल एफ, इतना तो सब में कॉमन है। यहाँ पर आई है, आई है, ई है और आई। तो बेटा ई डिक्शनरी में 5वें नंबर पर आता है, जबकि आई 9वें नंबर पर आता है। इसका मतलब सबसे पहला जो शब्द बनेगा वो बनेगा डिफरेंट, और स्टार्ट होना चाहिए किससे, हमारा 3 से। 3 से स्टार्ट होने वाला बी और डी है, ए और सी कभी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे जो लड़ाई है वो 1 और 4 की है कि 1 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, तो 1 और 4 पे ही फोकस करेंगे। भाई डी आई डबल एफ आई डी, डी आई डबल एफ आई डी इतना कॉमन है, फिर ई भी कॉमन है, फिर एन भी कॉमन है। अब बचता है सी ई और यहाँ बचता है टी। तो बेटा सी डिक्शनरी में पहले आता है, टी बाद में आता है, इसलिए पहले 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपके 19 फरवरी वाले पेपर में पहले शिफ्ट में आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुबह शाम खाते, जब भी खाना खाने बैठे उसके साथ साथ ये वीडियो देख लीजिएगा। 1500 से 2000 प्रश्न यदि संभव हुआ उससे ज़्यादा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।